बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोलता लाहौर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सुहाग अफजल। नाज़रीन, प्रोग्राम हम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं और देखते ये है कि अगर न्यूज़ देखें, करंट अफेयर का प्रोग्राम देखें, इवन दो कि आजकल अगर आप मॉर्निंग शो भी देखें तो हर जगह एक ही चीज़ को मुसलसल डिस्कस किया जा रहा है, वो है कोरोना वायरस कोविड-19। हम ये प्रोटोकॉल जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसको हम ज़रा भी क्लेम नहीं करते कि पाकिस्तान में तो तमाम बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, जो कि इटली, पेरिस, यूएसए जैसी कंट्रीज क्लेम किया करती थी कि बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान उस तरह से मुतासिर हो सकता था, इन खतरात का इजहार किया जा रहा था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम आगे बढ़े तो वो पूरे होते चले जा रहे हैं। हमने इसका क्या सोल्यूशन निकाला? लॉकडाउन का रुख किया। उसके बाद क्या किया? उसको ईज आउट किया। उसके बाद क्या किया? दोबारा से लॉकडाउन का रुख किया और अब 61 से ज्यादा मकामात इस वक्त लाहौर के जो है मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। अब आ जाते हैं कोरोना वायरस यानी कोविड-19 इस पेंडेमिक के इलाज मुआवजे के हवाले से WHO के मुताबिक अब तक कोई वैक्सीनेशन नहीं निकाली गई, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसे आजकल आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, उसको डिस्कस किया जा रहा है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर हर जगह। लेकिन इसकी टेक्निकलिटीज को अगर डिस्कस किया जाए तो वो बंदा जिसे कोविड-19 हुआ उसके बाद वो रिकवर हो गया, उसके खून से कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती है जिसको निकाल लिया जाता है प्लाज्मा की सूरत में एक प्रॉपर मशीन से। उसके बाद उसको दूसरे जो अफेक्टेड एक बंदा होता है कोरोना वायरस का कोविड-19 का, वो पेशेंट, उसके खून में शामिल कर दिया जाता है, जो कि इससे फाइट करने में, कोरोना वायरस से लड़ने में मदद देता है। अब ये प्लाज्मा हलाल है या हराम है, इस पर बात करेंगे आज के खुसूसी प्रोग्राम में। लाहौर हाई कोर्ट में आज एक दरखास्त भी दायर की गई जिस पर आज समाअत भी हुई। मुख्तलिफ उलमा इकराम मुख्तलिफ राय रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने फतवा जारी किया इस हवाले से कि यस ये हलाल नहीं है, हलाल है या हराम है, इस पर बहस करेंगे। इसके अलावा एक और टेक्निकल पॉइंट ये है कि देखना ये है कि प्लाज्मा इस वक्त जहां पर अवेलेबल है, चले वहां तो अवेलेबल है, जहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है वहां इसकी खरीदो फरोख्त ज्यादा तेज कर दी गई है। इस हवाले से भी तफसीली कलाम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा रागिब नईमी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। टॉप स्टोरी आज की ये है कि सर हर जगह ये डिस्कस किया जा रहा है कि प्लाज्मा जो है अभी फिलहाल सोल्यूशन नहीं कह सकते, इलाज नहीं कह सकते, लेकिन एक राह हमारे पास है जिससे हम बच सकते हैं कोविड-19 से, या उस पेशेंट को बचाया जा सकता है जो कि मौत के बेहद करीब है। तो मुझे बताएगा कि शरीयत इस हवाले से क्या अहकामात देती है, हलाल है या हराम है, या कोई बीच वाला रास्ता हमारे पास मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। और वक्त के एतबार से नहायत अहम मौजू है। इस मौजू को बयान भी किया जाना चाहिए, इसके ऊपर शरई राय पे मुरतब होनी चाहिए और फिर आमद उन्नास को इसके बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। प्लाज्मा असल में है क्या? ये वो बुनियादी एक थीम है, ये एसेंस है जो कि हम खून से निकालते हैं इन्फ्यूजन प्लांट के जरिए से, और फिर इसके जरिए से हम व्हाइट सेल को दाखिल कर देते हैं उस मरीज में जो कि बहुत एक्यूट लेवल के ऊपर जा रहा है कोरोना वायरस के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारी की वजह से। और फिर जो एंटीबॉडीज इस प्लाज्मा में मौजूद हैं वो जाके उस बीमार शख्स के खून में न सिर्फ मुदाफियत को बढ़ा देती है, बल्कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाबी की तरफ आना शुरू हो जाता है। ये प्लाज्मा हकीकत में खून से लिया जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि खून की क्या शरीयत के अंदर मकाम है हलाल और हराम होने के एतबार से। कुरान करीम ने खून को उन अशिया में शामिल किया है जिसकी फरोख्त नहीं हो सकती है, जो कि नजिस है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में खून की कीमत लेने से मना फरमा दिया है। अब जब ये दो चीजें हमारे सामने आ गई तो अब यहाँ पे हमने इस बात को बयान करना है कि क्या खून को हम बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, और क्या हम खून को बगैर बेचे यानी डोनेट करना चाहें तो उसकी क्या शरई हैसियत है। कुरान करीम में आयत मुबारक है फमनित्तुर्रा गैर बागिन वला आदिल, जिसका माना यह है जो आदमी मजबूर कर दिया गया ऐसे अमर की तरफ, ऐसे मामले की तरफ जहाँ पे उसके लिए खून से दवाई इख्तियार करना जरूरी हो गया है अपनी जान बचाने के लिए, तो वहां पे उसे शरीयत की तरफ से इजाजत दी गई है कि वो बकदरे जरूरत खून को अपने इस्तेमाल में ला सकता है। अभी भी ये मामला हमें देखना होगा कि क्या उसको इस्तेमाल में लाने के लिए हम खून को डोनेट करेंगे या खून को परचेज करेंगे। शरीयत खून को फरोख्त करने का मुकम्मल तौर पे ममानियत
वाला हुक्म देती है खून को हम बेच नहीं सकते हैं, तो सिर्फ एक ही हल बचता है कि हम खून को डोनेट करें। डोनेट करने का माना बिल्कुल वाज़ेह है, जो आदमी सेहतमंद है और खास तौर पे वो आदमी जो कि अभी कोरोना वायरस के इस हमले से रिकवर हुआ है, उसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसे एक नई जिंदगी अता की है। अल्लाह ताला ने उसे उस कोरोना वायरस की हलाकत अंगेजी से बचाया है और दोबारा वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने अहलो अयाल के अंदर ही आके जिंदगी गुजारना शुरू हो गया है। और इंतहाई कभी फेल है ये कि वो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए अपने खून को बेचना शुरू कर दे और 50-50 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए का अपना खून का बैग बेचे कि मैंने जो रकम खर्च की है अपने इलाज के ऊपर मैं उसको रिकवर करना चाहूँ। उसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए अपने खून को वैसे ही डोनेट करना चाहिए कि वो अल्लाह ताला के रास्ते में अपने खून की ज़कात निकाल रहा है कि अल्लाह ताला ने मुझे हयात दी है और मैं जितना मुमकिन हूँ दूसरे लोगों को इस हयात का जो आब हयात इस वक्त बना हुआ है एंटीबॉडीज वाला प्लाज्मा, ये आके मैं मुंतकिल करूँ। ठीक है अल्लामा साहब, ये कहिएगा, मेरा एक सवाल है आपसे। एक बादशाह की कहानी आपको भी याद होगी, उसके घोड़े को शदीद अलील होने के बाद सोल्यूशन ये दिया गया था कि आप शराब जो है उसको पिला दे तो वो ठीक हो जाएगा, और वो घोड़ा उस बादशाह को बड़ा अजीज था। लेकिन इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी अल्लाह के इतने करीब होने के बावजूद भी ये अहकामात नहीं है कि एक हराम चीज जो हराम की गई है आप उसको इलाज के लिए भी इस्तेमाल करें। हैंड सैनिटाइजर की बात करें तो हमें पता है कि 70 to 80% उसमें अल्कोहल शामिल किया जाता है, इसको आजकल बहुत ज्यादा यूज करने के लिए कहा जा रहा है। एक ये पॉइंट है। लेकिन हलाल और हराम की तमीज की अगर बात की जाए तो जिस प्लाज्मा का मुसलसल हम जिक्र कर रहे हैं, अब बहुत सारे लोग बहुत मुतासरीन भी हैं। हमें देखना ये कि वो लोग जो बहुत ज्यादा गरीब हैं लेकिन कोविड-19 से रिकवर हुए हैं, उसके बाद वो उस प्लाज्मा को बेचकर अगर इस एतबार से कि हमारे कुछ हालात बेहतर हो सकेंगे, इस कोविड-19 से हम लड़ सकेंगे, वो इंटेंशन को भी तो देखना पड़ेगा ना। इस हवाले से कोई फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि हाँ, इस हवाले से अगर आपने किसी की जान बचानी है और अपना भी फायदा आपका उसमें हो रहा है तो आप उसको बेचने या फरोख्त करने की दर पे आ सकते हैं? देखिए, शरीयत इस्लामिया का एक बुनियादी उसूल है कि जब कुरान करीम की नस, जिसे हम टेक्स्ट कहते हैं, वो आ जाए, ये हदीस मुबारक की टेक्स्ट आ जाए, उसके आगे हर किस्म का इज्तिहाद या हर किस्म का क्यास खत्म हो जाता है। जब हुक्म बिल्कुल वाज़ेह हो, इज्तिहाद या क्यास उसी वक्त किया जाता है, एनालॉजी उसी वक्त की जाती है जब कोई ऐसा हुक्म तलाश करना है जिसके बारे में शरीयत में वजाहत के साथ हमें रहनुमाई नहीं थी, फिर वहां पे जाके हम इज्तिहाद के जरिए या इज्तिहाद के मुख्तलिफ तुरुक के जरिए, रास्तों के जरिए, वेज के जरिए अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जहां तक खून की बात है, जब खून को कुरान करीम में नजिस करार दे दिया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में इसकी फरोख्त को मना कर दिया गया, तो अब कोई शख्स भी खून को बेच नहीं सकता। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसे खून दरकार है, उसने अपने मरीज की जान को बचाना है, शरीयत ने ये रियायत रखी है कि वो खून को खरीद सकता है, वह अमरे मजबूरी, उसके लिए खून को खरीदना जायज होगा। लेकिन खून को बेचना किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में लोगों के लिए जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये नजिस है और नजिस शे कभी भी माले मुतकव्विम, यानी जिसे आप कहते हैं ना प्राइसेबल, ये वैल्यूएबल गुड्स नहीं होती है। जो नजिस शे होती है वो वैल्यूएबल गुड्स नहीं है। जब वो वैल्यूएबल गुड में शुमार नहीं हो सकता है तो फिर उसकी फरोख्त की भी नहीं हो सकती। ठीक है अल्लामा साहब, आपने जायज और नाजायज की बात की, तो एक टेक्निकल सवाल ये भी है कि आजकल आपको पता है कोविड-19 की वजह से मुतासरीन बहुत ज्यादा है और मजदूर तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। तो आजकल लोग ज्यादातर ये भी क्लेम करते हैं कि पेट को भरने के लिए और अपने घर के हालात को बेहतर करने के लिए इस कोविड-19 में चूंकि हम काम नहीं कर रहे, तो अगर एक बंदा रिकवर हो रहा है और किसी एक ऐसे घराने से बिलोंग करता है जो कि काफी गरीब है और वो प्लाज्मा इस गरज से बेच रहा है कि अपना पेट भरे और अपने घर के बच्चों को जो है पाल सके, तो इस एतबार से कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी है? जायज यहाँ पर इसको हम करार दे सकते हैं? फिर भी हम इसको जायज नहीं करार देंगे अनलेस जब तक वो भूख को मरने न लग जाए, जिसे हम कहते हैं कि वो दाने दाने का मोहताज ना हो जाए। और अभी सूरत ऐसी नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान को आजाद दिए हैं, वो उनसे काम कर सकता है। बिलाशुबा हम मार्केट में देखते हैं काम नहीं है, बिलाशुबा हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी
बहुत हद तक कम हो गई है। आपको देख लीजिए पाकिस्तान की का ग्रोथ रेट जो है वो माइनस के अंदर आ गया है, जो अलग इतलाक पूरे मुआशरे के ऊपर इसका असर हमें नजर आ रहा है। और जितनी इस वक्त कसाद बाजारी हमें नजर आ रही है और उसमें कोरोना वायरस की वजह से और ज्यादा इजाफा हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस तरफ अभी जाना नहीं चाहिए। अगर हम इस तरह के उमूर के लिए रास्ते को खोल देंगे तो फिर जो अहमद नास है वो इससे बढ़कर मुख्तलिफ और चीजों को भी अपने लिए हलाल समझना शुरू हो जाएगी। जो शरीयत के हलाल और हराम का दायरा है, हमें उसे समझने की जरूरत है, हमें उसके ऊपर अमल करने की जरूरत है। शरीयत ने इंसान की जान बचाने के लिए सर्टन लेवल पे जाके चीजों को इख्तियार करने का हुक्म दिया है। हराम खाने के बारे में कि जिससे उसकी जिंदगी की हयात की रमक बरकरार रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। इतना तो बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन जब उससे जिंदगी की रमक मिल जाएगी तो फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक। लामा साहब, आपने कहा कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं, कुछ लेवल्स हैं जहां पर हम अगर पहुंचे तो वहां पर मीट किया जा सकता है। कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी इस्लाम भी, दीन इस्लाम तो बड़ा आसान सा दीन है, तो हमें हमेशा ये बताता है कि कोई ना कोई सोल्यूशन, बल्कि कोई ना कोई नहीं, डिटेल में हर चीज का सोल्यूशन मौजूद होता है, सिर्फ उसको ढूंढना होता है। आपने सर्टेन लेवल्स की बात की है। एक जगह तो चले वो बंदा है जो कह रहा है कि पेट भरने के गर्ज से मैं अपना प्लाज्मा फरोख करना चाहता हूँ, लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो वो इंसान जो कि मौत के मुंह के बिल्कुल पास है और उसकी फैमिली 1-2 लाख यहाँ तक कि 3 लाख भी देने के लिए तैयार है कि आप दे बस हमें प्लाज्मा किस तरह मिल जाए, और हमने सिचुएशन भी देखी है। तो ये फरोख्त जो है और ये खरीद जो है ये अब काफी ज्यादा हमारी मार्केट में हमने देखा है कि हमारे अस्पतालों में इसकी तादाद में अब दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। उन लोगों के लिए क्या अहकामात हैं जो कि किसी की जान बचाने के लिए, अपने प्यारे की जान बचाने के लिए कई लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं? आप बिल्कुल बचा कह रही हैं, हम मुआशरे में ऐसा होता हुआ देख रहे हैं। इसके ऊपर सबसे पहले जो रिसर्च आई है वो ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर रिसर्च की है, और वहाँ पे जो ब्लैक मार्केट है वहाँ पे हजारों डॉलर के अंदर ये प्लाज्मा फरोख्त हो रहा है। और पाकिस्तान में भी ये प्लाज्मा इसी तरीके से फरोख्त होना शुरू हो रहा है। मैंने ये पहले याद कर दिया कि बीमार के लिए उसके अहले खाना, उसके अज़ा अकरबा अगर प्लाज्मा खरीदना चाहें और वो उसके लिए रकम देने को भी तैयार हैं, तो उनके लिए अपने मरीज की जान बचाने की वजह से प्लाज्मे की खरीद जायज है। लेकिन जो बेच रहा है उसके लिए कतल प्लाज्मे को बेचना जायज नहीं है। अपने खून की बोतल डोनेट करना, उसके लिए डोनेट तो कर सकता है लेकिन उसको वो फरोख्त नहीं कर सकता है। और हमें मिन हैसुल मजमू इस शऊर को बेदार करने की जरूरत है कि जिसे कोविड हो गया, अल्लाह ताला ने अगर उसको सेहत अता कर दी है तो अल्लाह ताला की तरफ से वो इनाम समझते हुए इस सेहत को और लोगों में भी तकसीम करना शुरू करे। लेकिन यहाँ पे इस बात को नहायत अहम है, वो लोग जो पहले ही खून की मुख्तलिफ बीमारियों में, इन्फेक्टेड बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, वो पहले अपने मुकम्मल टेस्ट करवाएं और उसके बाद फिर वो प्लाज्मे को डोनेट करें। ठीक है लामा साहब, किसी भी सूरत में आप डोनेट कर सकते हैं, आप बेच नहीं सकते। वाज़ेह तौर पर अहकामात आपने दलाइल के साथ और टर्मिनोलॉजीज के साथ हमें बताया और हमारे व्यूवर्स को भी बताए। अब देखना ये कि जो प्लाज्मा देने वाला है या जो खरीदने वाला है वो कितना मनूसे खातिर रखता है दीन इस्लाम को, हलाल और हराम की तमीज को। सर, एक और पॉइंट ये कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वहाँ पर एक दरखास्त दायर की गई जिस पर आज समाअत हुई है और हेल्थ सेक्रेटरीज को भी तलब किया गया है। आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट उलमा इकराम जो हैं, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नहीं ये हराम है, हम इसके खिलाफ खड़े भी होंगे और बात भी करेंगे। आपका स्टैंड क्या है? नहीं, देखिए मैंने बहुत क्लियरली ये बात बयान किया है कि खून की जो हैसियत है शरीयत के अंदर वो नजिस की है। नजिस वैल्यूएबल गुड नहीं होता है, इसको बेचना जायज नहीं है, लेकिन डोनेट करना इसको जायज है। और फिर देखिए खून को खाया नहीं जाता है, खून को इंजेक्ट किया जाता है। खून को या खून के जरिए से बनने वाले प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाता है, और ये इंजेक्ट इसी तरीके से है जिस तरह हम दीगर अद्वियात को इंजेक्ट करते हैं या दीगर अद्वियात को हम मुख्तलिफ तरीकों से जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं, तो ये भी इसी तरीके से लिया जाएगा। लेकिन ज़हन में रहे कि ये बराह रास्त मैदे के अंदर नहीं जाएगा, ये बराह रास्त हमारे खून के अंदर शामिल किया जाता है।
लामा साहब, चूंकि आपके फॉलोअर्स काफी ज्यादा हैं, लोग आपको सुनते हैं, मानते हैं और आपकी भी मानते हैं, तो आज आप कौम को इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? यकीनन ऐसी वबा है जिसने पूरी दुनिया को बुरी तरह मुतासिर किया है, हम भी मुतासिर हैं, लोगों को जान के लाले पड़े हैं कि बस हमने जान किस तरह से बचानी है, लेकिन हलाल और हराम की तमीज को मनूसे खातिर रखते हुए हमने अल्लाह के अहकामात जो हमें बताए गए हैं दीन इस्लाम में, कुरान मजीद में, उसको भी हमने देखना पड़ेगा, हमें उसे मनूसे खातिर रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो मैं ये करूंगा कि कोरोना वायरस में इससे बचाव के लिए हर फैमिली को इंतहाई एहतियात की जरूरत है। तो तमाम SOPs जो जान बचाने के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं उनको लाजमी तौर पे अपने घर में, वर्किंग प्लेस के ऊपर, आउटसाइड इख्तियार किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इस बीमारी में इतनी एहतियात के बावजूद मुब्तला हो जाए वो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश समझे, वो उससे वबेला ना मचाए, और फिर जब एक बीमारी उसके जिस्म में आ गई है तो फिर वो तुंदही के साथ उसका मुकाबला करे और अब इस नजरिए के साथ करे कि मैंने अपनी जान को बचाना है, क्योंकि मुझे बहुत से ऐसे काम अभी करने हैं जिसके लिए मेरे माशरे को मेरी जरूरत है, मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है। और फिर यहाँ पे खून लेने की बात आए और अगर वो रिकवर हो जाए तो फिर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए जैसी उसकी सेहत है उसके मुताबिक वो अपने खून को डोनेट करे, और खास तौर पे अपने खून को ऐसे अफराद को डोनेट करे जो कि इंतहाई गरीब हैं, जो प्लाज्मा खरीद नहीं सकते हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो बियर अप कर सके उस तमाम एक्सपेंसेस को जो कि इस इलाज के ऊपर आ रहे हैं। और यकीनी तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से उस शख्स के ऊपर इतना इनाम और इकराम होगा जिसका वो अंदाजा नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। अलामा साहब, कंक्लूड कीजिएगा इस बात को, किस तरह से आप बयान करेंगे? डिटेल में आपने हमारे व्यूवर्स को मुझे इस प्रोग्राम के जरिए बताया कि किस तरह की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या सर्टेन पॉइंट्स हैं। कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो हम फरोख्त नहीं कर सकते, हम खरीद नहीं सकते, ये हराम है, और आपने भी ये डिक्लेयर किया है। सजा की अगर बात की जाए, इस एतबार से हमने मार्केट में ये देखा है, ये अपने इर्द गिर्द अपने सर्कल में देखा है कि लोग खरीद भी कर रहे हैं, फरोख्त भी कर रहे हैं, इसकी सजा के हवाले से क्या अहकामात हैं? देखिए, एक चीज थोड़ी सी मिक्स हो रही है यहाँ पे, मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा। इसका बेचना जायज नहीं है, इसकी कीमत लेना जायज नहीं है, लेकिन अगर कोई इसको किसी को डोनेशन में नहीं मिल रहा है और वो अपने मरीज की जान को बचाने के लिए इसे खरीदना चाहता है तो उसको इतनी रकम खर्च करना शरीयत इजाजत देता है कि वो रकम खर्च करके प्लाज्मा या खून का हुसूल अपने लिए मुमकिन बना ले। लेकिन इसे हम जनरली इसकी इजाजत नहीं देंगे कि लोग बाहर निकले और अपने खून की बोतल को बेचना शुरू कर दें कि बाद में इन्फ्यूजन के जरिए उसका प्लाज्मा बनाया जाए। ठीक है साहब, हम भी जनरल बात कर रहे हैं, हम इसको ज्यूम कर रहे हैं, हो सकता पे बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो सकता है तो इस हवाले से क्या सजा हो सकती है, इस हवाले से बात की जा रही है। देखिए, मेरे जहन में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है, मेरे जहन में ऐसी नहीं है किसी एक्ट के हवाले से कोई ऐसी प्रोविजन जिसके अंदर खून के बेचने के हवाले से हो। ये चूंकि कानूनी पहलू है, शरीयत अबाद से मैंने आपको अर्ज कर दिया, शरीयत अबाद से तो वो रकम इंसान के लिए जायज ही नहीं है, वो हराम रकम है और हराम रकम से किसी भी तौर पे नफा नहीं हो सकता। और हराम रकम के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि हराम अगर कोई अपने खाने के ऊपर, अपने लिबास के ऊपर खर्च कर ले तो अल्लाह ताला उस शख्स की दुआ को कबूल नहीं करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाजिर हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ये फरमाया कि एक आदमी का खाना हराम का है, उसका पीना हराम का है, उसका पहनावा हराम का है, तो फिर उसकी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में क्यों कर कबूल हो? तो हमारी दुआएं अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो रही है तो इसकी बुनियादी वजह एक ये भी है जो हमें सोचना है कि कहीं हमारे उस खाने में, उस खुराक में, उस पीने की अशिया में, उस लिबास में जो हम अपना पहनावे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई हराम का उनसर तो नहीं आ रहा। और अगर हराम का उनसर है तो हराम लुकमा खाने से अल्लाह ताला के यहाँ तो 40-40 दिन तक
इंसान की नमाज कबूल नहीं होती। लामा साहब, अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि रिश्वत के जुमरे में इसको फॉल किया जा सकता है कि देखिए हम अगले बंदे को कन्विंस कर रहे हैं, अगले बंदे को ऑफर करा रहे हैं, उसको लालच दे रहे हैं कि तुम खुदारा ये हमारी मुश्किल में है, हमारी खानदान का एक बच्चा मुश्किल में है, कोई बड़ा मुश्किल में है, कोई बूढ़ा मुश्किल में है, तो आपका जो प्लाज्मा है वही उसकी जान बचा सकता है। और हमारे पास तो साफ साफ अहकामात है इस हवाले से कि रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नुमी है, तो क्या हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में फॉल कर सकते हैं? नहीं, ये रिश्वत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगी। रिश्वत का कॉन्टेक्स्ट एक अलग चीज बनती है। ये तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हलाल और हराम की बात है। और मैंने फमनित तुर्रा गैर बागिन वाला आदिम के तहत उन अफराद के लिए एक रास्ता बताया है जो मजबूर हैं, जो जरूरतमंद है, जिन्हें अपने मरीज की जान को बचाना है। उनके लिए जो शरीयत ने रास्ता बताया है वो मैंने बहुत वाज़ेह तौर पे आपको बता दिया है कि शरीयत कहाँ तक उन्हें चीजों को खरीदने की इजाजत देता है। लेकिन बात सिर्फ यही आ जाएगी कि अगर खरीदना पड़े तो वो खरीद सकता है, लेकिन बेचने वाले के लिए उस रकम का हुसूल हराम रकम के जुमरे के अंदर आएगा। ठीक है, अल्टीमेटली कलेक्टिवली उस रकम का हसूल जो है वो हराम के जुमरे में ही आएगा। इलामा रागिब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मजहबी स्कॉलर सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। डिटेल गुफ्तगू से हमने ये कंक्लूड किया है कि इस्लाम में कुछ ऐसे सर्टन पॉइंट्स है जिन पर जाकर हम ये सोच सकते हैं या देख सकते हैं कि इस्लाम ने हमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी दी है, लेकिन ये बहस काफी नई है और बीइंग अ मुस्लिम हमें इस पर रिसर्च भी करनी पड़ेगी, हमें इस पर सोचना भी पड़ेगा कि प्लाज्मा जिसको हम एंटीबॉडीज की सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं उस पेशेंट के लिए जो कि कोविड-19 का मुतासिर अभी है, उसका प्लाज्मा इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि रिकवर हो चुका है। तो अगर आप इसे डोनेट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर इस बहस का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है बहस कि अगर हम ये देखें कि यस हम डोनेट कर रहे हैं लेकिन हमने खरीदो फरोख्त शुरू कर दी है, मेरे ख्याल से ये बहस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अगर हम सिर्फ इस एतबार से देना शुरू कर दें प्लाज्मा कि हमने अगले बंदे की जान बचानी है। टॉप स्टोरी में ये अगली स्टोरी इसको हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अब आजकल हम जो चीजें देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, वो एक तो चले ये है कि कोविड-19 आने की वजह से जो भी चीजें हमने देखी वो मास्क थे, वो सैनिटाइजर थे, वो किट्स थी, वो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल थे, वो लेबोरेटरीज थी, इन सब की तो चांदी हो गई। लेकिन पाकिस्तान में किस तरह से इस चीज को यूज किया जा रहा है, एक ये पॉइंट है। हेल्थ केयर कमीशन को क्या इनिशिएटिव इस हवाले से लेने चाहिए, किस तरह से रेगुलेट किया जाना चाहिए, और रेगुलेट करने के साथ साथ एक पॉइंट ये भी है कि हमारी महकमे सेहत और हमारा जो रियासत मदीना है उसमें कुछ इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए कि एक ही मयार हो, एक ही रेट हो, वो प्राइवेट का हो या गवर्नमेंट का हो। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक छोटे से ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग बोलता लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी, रिसर्च के मुताबिक बीजिंग में, चाइना का जो मेन सिटी है, वहां पर 100 से ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट दोबारा से सर उठाने लगे हैं। और इस सिचुएशन के बाद, इस न्यूज के बाद बीजिंग ने क्या किया, फौरन से पहले उस पूरे सिटी को कॉर्डन ऑफ कर दिया और कहा कि कुछ मत करें वहां की राया, वहां के लोग कुछ मत करें, सिर्फ घर में रहे, यू नीड टू स्टे एट होम। हम घर में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें वो बेसिक फैसिलिटीज तो दी जाए, एटलीस्ट, ज्यादा नहीं। अच्छा, बेसिक फैसिलिटीज की भी बात करते हैं, एक फैसिलिटी की बात कर लेते हैं, और वो सिर्फ वो टेस्ट है जिससे डायग्नोस होगा कि आपको और मुझे कोविड-19 है या नहीं है। अब हमने टेस्ट कराना कहां से है, गवर्नमेंट से कराएं या प्राइवेट से कराएं? एक तजब्जुब आजकल ये पाया जा रहा है कि एक पेशेंट अगर वो प्राइवेट सेक्टर से कराता है तो उसका कोविड-19 नेगेटिव आता है, एट द सेम प्लेस अगर वो सरकारी इदारे से कराता है तो उसका पॉजिटिव आ जाता है। तो हम इस चीज को किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, और खास तौर पर आजकल ये देखना पड़ेगा कि प्राइवेट जितने भी अस्पताल हैं वो किस तरह से कमा रहे हैं। खुदारा अगर जान बचेगी तो ही कमाया जाएगा, तो क्यों ना पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की खिदमत कर ली जाए। लेकिन प्राइवेट इदारे ऐसा नहीं सोच रहे। गवर्नमेंट किस तरह से रेगुलेट कर सकती है, इस पर डिटेल में गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर शुएब खान हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ हेल्थ केयर कमिश्नर। सर, आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। सर, एक्चुअली सवाल बेसिक इतना सा है कि देखिए, हमने ज्यादा मुतालबात नहीं किए इस शो के जरिए, या आम आवाम ये सोचती है कि मुझे सिर्फ एक काम करना है आज के जमाने में, एक टेस्ट कराना है कोविड-19 का। लेकिन अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में जाता हूं तो एक ह्यूज अमाउंट ली जाती है हमसे, अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। क्या हेल्थ केयर कमीशन को इस वक्त कोई इनिशिएटिव लेने की अशद जरूरत है कि एक रेट मुकर्रर कर दिया जाए, वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर? जी बहुत बहुत शुक्रिया, इस पे हम काम कर रहे हैं, और ना सिर्फ हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट भी इस पे बहुत काम कर रही है। और कल हमने प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी लैब्स थी उनके साथ मीटिंग की, और इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में हम कंसेंसस से कोई एक रेट ऐसा तय करेंगे कि जो पूरे पंजाब पे वही लागू होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 3-4 डेज में ये हम
कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि अगर अस्पतालों की बात की जाए, खास तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की जाए, तो हजारों में नहीं लाखों में इलाज मुआवजा किया जा रहा है कोविड-19 के पेशेंट्स का। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें भी वायरल हुई, वो कराची के थे या वो लाहौर के थे, ऐसे कुछ निजी अस्पताल हमने देखे। सर रेगुलेट कब तक किया जाएगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो वो पेशेंट आजकल अगर आप किससे कहें ना कि आपको ये सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहली बात जो कहा जाती है ना वो ये कि अस्पताल मत जाइएगा। इससे डरते हुए, प्रिकॉशनरी मेजर्स को देखते हुए ज्यादा लोग रिज्यू करते हैं प्राइवेट अस्पतालों का, लेकिन वहां पर लाखों रुपया लिया जा रहा है। सर कम से कम ये तो रेगुलेट किया जा सकता है, ये इस चीज का पाबंद तो हेल्थ केयर कमीशन को कर सकते हैं ना कि आप रेट तो कम से कम करें, अपना कमाएं आप, लेकिन रेट को तो मैनेज किया जा सकता है। सर जी बिल्कुल किया जा सकता है। आपकी दो बातें, नंबर एक तो लोग अस्पतालों से डरते हैं, वहां से भाग के प्राइवेट में जाते हैं। ये आज से 2 महीने पुरानी, 1.5 महीने पुरानी बात है, जब होम आइसोलेशन नहीं थी और जो पॉजिटिव आ जाए उसको जबरदस्ती हॉस्पिटल में रखा जाता था, और जबरदस्ती करने का मकसद ये था कि वो बीमारी फैल ना सके। ठीक है, मगर इसके लिए पूरी गाइडलाइन जब हर चीज तैयार हो गई तो देन गवर्नमेंट ने कहा जी कि ये गाइडलाइंस हैं, इसके मुताबिक आप घर में ठहर सकते हैं। तो अब वो जबरदस्ती वाला एलिमेंट खत्म हो गया, सो इसलिए वो अब वो चीज नहीं है। दूसरी जो आपने कहा रेगुलेट करने का, हमने ऑलरेडी एक आज से 4-5 दिन पहले एक नोटिफिकेशन इशू किया था कि प्री कोविड पीरियड के जो रेट थे उसको फरवरी के महीने को हमने किया, क्योंकि 26 फरवरी को पहला केस आया था लाहौर में, हमारे एंड ऑफ मार्च केसेस आना शुरू हुए थे। तो हमने फरवरी को स्टैंडर्ड बना दिया कि जो फरवरी में रेट थे वो ही लागू होगा, उसमें से 1 पैसा भी आप नहीं बढ़ा सकते। और इसको अब हमारी टीम्स पिछले 3-4 दिन से इसको इम्प्लीमेंट करवा रही है। हमारी टीम्स गई हैं, कुछ हॉस्पिटल्स ने रेट बढ़ा दिए हुए थे। अब जिनने बढ़ा दिए थे, कल और आज के दिन में हमने उनको वापस फरवरी वाले रेट पे ले गए। ठीक, 1-2 हॉस्पिटल अभी भी ऐसे थे कि जिन्होंने, एक हॉस्पिटल जिसके खिलाफ आज एक्शन लिया हमने, मैं नाम नहीं लूंगा, लाहौर में, कि जिसने, हमने उसको 24 घंटे का नोटिस दिया था, उसने वापस फरवरी वाले रेट पे नहीं गया, तो आज उसके हमने तमाम इंडोर एडमिशंस बंद कर दिए, सस्पेंड कर दिए, एक्सेप्ट कोरोना के मरीज और इमरजेंसी केसेस एडमिशन के अलावा रूटीन के एडमिशन जो बिल्कुल बंद रहेंगे उसके, जब तक कि वो अपने फरवरी वाले रेट पे वापस नहीं जाता। ठीक, अब कुछ हॉस्पिटल्स अभी भी बाकी हैं, कल की भी हमने विजिट्स प्लान की हुई हैं, और इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2 डेज आई एम वेरी हैप्पी। और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने रेट बढ़ाए भी थे, आज को कम से कम 5 या 6 हॉस्पिटल ऐसे थे कि जिन्होंने बढ़ा दिए थे, आज की डेट में वो वापस चले गए। दूसरा हमने ये किया कि अब ये फरवरी के रेट हम तो रिकॉर्ड में से, जनवरी और फरवरी में से रैंडमली रिकॉर्ड निकाल के रेट को चेक कर लेते हैं और उस पर पाबंद करते हैं कि इससे ज्यादा नहीं लेने। ये चीज लोगों को नहीं पता चल सकती, तो हमने ये पाबंद किया हॉस्पिटल्स को कि आपने अपनी हॉस्पिटल की वेबसाइट पे और आपने प्रोमिनेंट प्लेसेस पे वो रेट डिस्प्ले करने। ठीक, और आज इस वक्त लाहौर के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें काफी हॉस्पिटल्स ने रेट डिस्प्ले, हमारी टीम्स उस वक्त तक रुकी रही हैं जब तक उन्होंने अपने सामने डिस्प्ले नहीं करवाया। ये टीम्स कंटिन्यूअसली डेली की बेसिस में इन हॉस्पिटल्स में जाती रहेंगी। 3-4 हॉस्पिटल्स ने आज टाइम लिया था जी कि हमें लिस्ट बनाने दें, ये फरवरी के रेट निकाल के उस पर जब लिस्ट बन जाएगी तो आज रात या कल सुबह हम डिस्प्ले कर देंगे। कुछ ने डिस्प्ले कर दिए हुए थे, वेबसाइट पर नहीं चढ़ाए थे, तो कल तक उनको भी टाइम दे दिया कि वेबसाइट पे चढ़ा दें। डॉक्टर साहब दैट्स रियली साउंड्स गुड कि इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी गई है, आपने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया है। लेकिन अगर सोल्यूशंस की बात की जाए तो आजकल वो सना मक्की हो, वो प्लाज्मा हो, हमें कोविड-19 का जो सोल्यूशन नजर आता है हमारी आवाम रैपिडली उसकी तरफ जाती है। इस प्लाज्मा के हवाले से अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए या गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं? देखें, प्लाज्मा जो है वो इज पार्ट ऑफ ब्लड। ओके, तो उसके लिए 2 अथॉरिटीज हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी और होटा, जो ट्रांसप्लांट को डील करता है, ये उनके जुमरे में आता है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के उसमें नहीं आता। हाँ, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, आज कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप का मैं ये टॉपिक पे डिस्कशन थी, मैं भी उसका मेंबर हूं, तो उस पर हमने डिटेल डिस्कशन की है
आई थिंक कल तक गाइडलाइंस कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी पंजाब की गाइडलाइंस इसके लिए बना देगी, और अगर वो पंजाब गवर्नमेंट नोटिफाई करके अगर वो जिम्मेदारी हमें देंगी तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता जाऊं कि ये प्लाज्मा थेरेपी जो है ये मुस्तनद इलाज या कंफर्म इलाज नहीं है। अभी तक ये नहीं पता हमें कि इससे फायदा होगा या इससे नुकसान होगा। क्लोरोक्विन की मैं मिसाल आपको देता हूँ, कितनी हाइप क्रिएट हुई, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन लोगों ने मुख्तलिफ कंट्रीज ने शुरू कर दी। महीने बाद पता चला कि ये तो सारा ऐसे ही था, इसके तो नुकसान ज्यादा वो खत्म होगी। इसी तरह प्लाज्मा ट्रायल और दूसरी एक ड्रग जो चल रही है आजकल एक्टेम्बरा, वो ट्रायल के तौर पे यूज हो रहा है। इस वक्त पंजाब में सिर्फ 3 हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया है फॉर प्लाज्मा थेरेपी, वो ट्रायल के लिए। उसमें ट्रायल के बाद, स्टडी के बाद पता चलेगा कि इसका कोई फायदा है भी कि नहीं, या फायदा कम है नुकसान ज्यादा है, तो उसकी बेस पे डिसाइड होना है और उसके बाद फिर ये आगे चीज चलनी है। अभी ट्रायल चल रहे हैं सर। ट्रायल सिचुएशन में, एक्सपेरिमेंट सिचुएशन में हम जब इस चीज को प्रिवेल करते हैं आम आवाम में, तो वो रैपिडली आगे जाती है। आपको पता है हमारी आवाम, जिसे हम जाहिल तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, वो लैक ऑफ अवेयरनेस होती है जो कि आपने और हमने उनको देनी होती है कि भाई आपने इस तरह की चीजों को इस तरह से लेकर चलना है। एक्टेम्बरा इंजेक्शन की अगर बात की जाए या अगर किसी भी हम सोल्यूशन की बात करें तो एक मुस्तनद सोल्यूशन हमारे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन जो भी चीज हम एज्यूम करते हैं या हम देखते हैं, वो प्लाज्मा हो, वो एक्टेम्बरा इंजेक्शन हो, या वो सना मक्की हो, या कोई भी ऐसी जड़ी बूटी हो, हम उसको रैपिडली उसकी तरफ जाते हैं और बस हमें ये होता है कि हमें सोल्यूशन नजर आ जाए। एक्टेम्बरा इंजेक्शन यूज करने के हवाले से प्राइवेट सेक्टर में और खासतौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में जो हमने चेंज देखा और जो हमने रैपिड यूज देखा उसका, उस हवाले से क्या इंस्ट्रक्शन है? देखिए, ये बहुत अनयूजुअल सिचुएशन है। बहुत अनयूजुअल सिचुएशन में डेस्परेशन होती है। जिनके प्यारे बीमार हैं और जिंदगी मौत की कश्मकश में, वो तिनके का सहारा ढूंढते हैं। दैट इज वाई ये चीजें बहुत ज्यादा, कहीं से भी थोड़ा सा पता चला और ये चीजें बहुत ज्यादा आग की तरफ फैल जाती है। अब पिछले दिनों में इसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आपने, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि इस मामले को लेके आइए ताकि लोगों को पता चले कि ये ट्रायल अभी हो रहे हैं। इस ट्रायल में हो सकता है कि हफ्ते बाद ये साबित हो जाए कि ये तो फायदे के बजाय नुकसान दे रही है। ये भी हो सकता है कि यस इसका फायदा है। अगर इसका फायदा है, एविडेंस आ जाता है, तो देन इसका एक प्रोसेस है, वो पाकिस्तान ड्रैप उसको डील करता है, वो रजिस्टर करेगी और देन आम मार्केट में अवेलेबल हो। जब तक वो ट्रायल कामयाब नहीं होते, ये ऐसी दवाइयां रजिस्टर्ड नहीं हो सकती पाकिस्तान। एक्टेम्बरा का हमने ये किया, ये पिछले 1 हफ्ते से लागू है और मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 1 हफ्ते में कहीं पे मिसयूज नहीं हुआ होगा, कहीं पे ब्लैक मार्केटिंग नहीं हुई होगी। पंजाब का जितना भी कोटा ये बनाने वाली जो कंपनी है उसने जो दिया है, उसका फार्मूला ये तय हुआ है कि 65% पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में सेक्टर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर उसका कोटा डिस्ट्रीब्यूट करेगा सिर्फ रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में। वो जो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं इस ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए 35% पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने हॉस्पिटल्स को रजिस्टर किया है। 18 हॉस्पिटल हैं जिनको रजिस्टर किया है इस ट्रायल के लिए, उनका हम कोटा मुख्तस कर देते हैं। उसके लिए कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने एक प्रोफार्मा तश्कील दिया है जिसको कंसल्टेंट फिल करता है और हर प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशनल कमेटी बनी है सीनियर कंसल्टेंट्स की। वो उस कंसल्टेंट की रिक्वेस्ट को देख के वो उसको एनालिसिस करके उसको अप्रूव करते हैं कि यस इस पेशेंट पर ट्रायल होना चाहिए। जब वो हो जाता है तो वो प्रोफार्मा रोज के पास जाता है, कोटे के मुताबिक उस हॉस्पिटल को इंजेक्शन रिलीज कर देता है। इंजेक्शन जब कंसल्टेंट जिसने रिक्वेस्ट की होगी वो जब इंजेक्शन खोलता है तो उसका बैच नंबर कैमरे की तरफ करके वो छोटी सी वीडियो बनाता है, अपने सामने खोल के भर के अपने सामने लगाता है, इसकी वीडियो बनती है जिसका रिकॉर्ड सारा हमारे पास आता है। जब उस पेशेंट को लग जाता है तो उसके रिजल्ट जो हैं अगले 2, 4, 5, 6 दिन तक वो रिजल्ट को रिकॉर्ड करता है और देन वो प्रोफार्मा हम कलेक्ट करके कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी को देंगे जो इस पूरे डेटा की एनालिसिस करेगी और उसमें फैसला होगा कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, साइड इफेक्ट्स क्या और इसका कितना असर होता है।
ठीक है, तो साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं आप, आफ्टर इफेक्ट की बात कर रहे हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो कि खबरें हमने पढ़ी हैं और जो कि फील्ड से हमने रिसीव की हैं, सर एक्टेम्बरा इंजेक्शन की बात की जाए या XYZ किसी ऐसी मेडिसिन की बात की जाए, किसी इंजेक्शन की बात की जाए, जब ये एज्यूम किया जाता है टेस्ट ट्रांसमिशन में, या फिर आप ट्रायल कह लें या फिर आप एक्सपेरिमेंट कह लें, उस सिचुएशन में हम उस चीज़ को डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट में इसकी शॉर्टेज इस चीज़ का पैगाम देती है या आम आवाम में इस चीज़ का तासुर देती है कि नहीं, इज इट अ सोल्यूशन? यस इट इज। नहीं, देखिए मार्केट में ऐसे इंजेक्शन जो ट्रायल के अंदर है, मार्केट में तो कानून के मुताबिक जा ही नहीं सकते। अगर मार्केट में कोई इंजेक्शन पहले बिका भी है तो वो इलीगल था, वो गलत बिका है, क्योंकि ये ट्रायल ड्रग है। ये ड्रैप जो है इसको ड्रग्स को कंट्रोल करती है, उसने एज अ ट्रायल ड्रग इसको अप्रूव किया है। ठीक है, सिर्फ ट्रायल के लिए यूज हो सकता है। जब कोई भी ड्रग पाकिस्तान में या किसी मुल्क में भी ट्रायल के लिए हो, वो मार्केट के लिए अवेलेबल नहीं होती जब तक कि उसके रिजल्ट्स ना आ जाएं। और आपने जो दूसरी साइड इफेक्ट्स की बात की है ना, देखिए हमने हजारों हॉस्पिटल में से, मैं कह रहा हूँ 18 हॉस्पिटल सिलेक्ट किए हैं, बहुत केयरफुली हमने सिलेक्ट किए हैं कि जो इन चीजों को मॉनिटर कर सकता है, वो कंसल्टेंट, हमने कोई जूनियर डॉक्टर या किसी रजिस्ट्रार लेवल का बंदा इसको रिकमेंड नहीं कर सकता, प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। सीनियर कंसल्टेंट, उसके ऊपर एक और सीनियर कंसल्टेंट की कमेटी है जो इसको देख रही है और अपनी निगरानी में ये सब कुछ कर रही है। क्योंकि इस वक्त जो चीजें सामने आई है, एक्टेम्बरा इंजेक्शन का एक बहुत शॉर्ट सा विंडो पीरियड होता है। जब पेशेंट क्रिटिकल स्टेज में चला जाता है तो इसका कोई रोल नहीं है। अगर कोई रोल है जो इस वक्त हमें नहीं पता, तो वो उस क्रिटिकल स्टेज में जाने से पहले ये सारी चीजें वो कंसल्टेंट्स उनका सारा हम देख के उसके मुताबिक हम उनको रजिस्टर करके उनको इजाजत देते हैं कि आप इस ट्रायल का हिस्सा बने। सही। तो वो सारे प्रोटोकॉल्स को ऑब्जर्व करके तो इसका ट्रायल शुरू करते हैं। डॉक्टर, इट्स अ प्रॉपर प्रोसीजर बेसिकली। इसकी अवेलेबिलिटी की अगर बात की जाए तो आपने ये कहा है कि वो ट्रायल के लिए अगर मार्केट में अवेलेबल भी है तो उसको इस तरह से यूज नहीं किया जा सकता, वो इलीगल ही कहलाएगा। लेकिन अल्टीमेटली हमारा काम जो है वो आम आवाम को अवेयर करना है कि कोई भी चीज जो आप सुनते हैं वो इसका सोल्यूशन नहीं है। WHO के मुताबिक और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, अभी तक कोई सोल्यूशन, कोई इलाज कोविड-19 का हमें नहीं मिला। ये सिर्फ ट्रायल है जो कि हम कर रहे हैं, अब तक हम किसी नतीजे में नहीं पहुंचे। डॉक्टर साहब, अगर हम आम को अवेयर करें इस हवाले से, कोई हेल्पलाइन जो कि हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से भी जनरेट की हो, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई भी निजी अस्पताल ज्यादा चार्ज कर रहा है या एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, लाखों रुपए लेकर किसी कोविड-19 पेशेंट का वहां पे इलाज मुआवजा किया जा रहा है, आपसे रब्ता करना चाहे या शिकायत मौसूल हो, इस हवाले से कोई हेल्पलाइन जनरेट की गई है? जी, हमारी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर तमाम ये मवाद मौजूद है। और इसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की भी वेबसाइट पे आवाम की आगाही के लिए ये सारी चीजें मौजूद हैं। उसके ऊपर हमारी हेल्पलाइन के नंबर भी दिए हुए हैं। लोग किसी वक्त भी उससे फोन करके जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो ले लें। लेकिन मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये लोगों तक बात पहुंचाएं कि प्लाज्मा थेरेपी, एक्टेम्बरा इस वक्त ट्रायल हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि इसका फायदा है या इसका फायदा नहीं है या इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इसलिए अभी ये किसी को नहीं पता। जो डॉक्टर ट्रायल के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं उनको भी नहीं पता कि ये इंजेक्शन लगाने से अगले दिन मरीज बेहतर हो गया है कि आया वो इंजेक्शन की वजह से हुआ है या इंजेक्शन ना भी लगता तो वो बेहतर हो जाता। ये फैसला जब एक्सपर्ट डेटा की एनालिसिस करेंगे, एट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को देखेंगे, तो देन फिर फैसला किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि हाँ इसका इफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली किसी इलाज पे या किसी सोल्यूशन पे अब तक हम नहीं पहुंच सके तो किसी भी सुनी बात पर रिलाय ना करें। डॉक्टर शुएब खान, CEO हेल्थ केयर कमीशन हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपने अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आप जितनी भी बातें सुनते हैं सोशल मीडिया पे, अखबार पे, टीवी टेलीविजन स्क्रीन पर, करंट अफेयर पे, ये सारे अभी टेस्ट ट्रांसमिशन में हैं, सारे एक्सपेरिमेंट में है, ट्रायल पे हैं। किसी चीज के सोल्यूशन की तरफ अभी तक हम नहीं पहुंचे, ना कोई वैक्सीनेशन, ना कोई इंजेक्शन जो कि कोविड-19 का प्रॉपर इलाज है। तो खुदारा आप और मैं जो चीज कर सकते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। तो प्रिकॉशंस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग बोलता लाहौर। सिर्फ ये होता है कि आप में जितनी भी अवेयरनेस जनरेट की जा सके वो की जाए।
तीसरी स्टोरी जिसको आज हम अपने प्रोग्राम में कवर करेंगे वो ये है कि लेबॉर्ट्रीज की सिचुएशन फिलहाल क्या है। अब एज्यूम ये कर लें कि कोविड-19 के अगर सिम्टम्स आपको हैं, आप किसी प्राइवेट लैब में जाते हैं तो वो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव कर देते हैं, लेकिन एट द सेम प्लेस अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाती है। अब आवाम जो है वो कंफ्यूज पॉलिसीज जो कि हुकूमत की जानिब से हमें दी गई हैं, उसके बाद अब ये कंफ्यूजन जो है ये है कि आखिर इसको डायग्नोस कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, हम क्या करें, हम किसके पास जाएं, किस पर रिलाय करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पर बात करेंगे। हमारे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ मियां नवीद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नवीद साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, ठीक है। आगाज सबसे पहले चूंकि आपकी वालदा हम सब में नहीं रही, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ताज़ियत आपसे कि अल्लाह आपको भी सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। मियां नवीद साहब ये कहिएगा कि सिचुएशन फिलहाल ऐसी है कि अगर मैंने कोई कोविड-19 का टेस्ट कराया है किसी प्राइवेट लैब से, चूंकि आपके पास भी इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हैं, वहां पर नेगेटिव आता है, लेकिन किसी सरकारी लैब में जाए तो वहां पे हम देखते हैं कि पॉजिटिव आ जाता है। पहले तो कंफ्यूज पॉलिसीज, उसके बाद आप इंसान अब इस तजाद का भी शिकार हो गया कि आखिर डायग्नोस कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए। मेरे ख्याल से घर में रहा जाए, ये सोल्यूशन हमारे पास। अजी सोहा, ये एक मामला जो है मैं आपको बता दूं, एक तो ये है कि ये प्राइवेट लैब और जो सरकारी लैब है, इसमें जरूरी नहीं है कि जो प्राइवेट लैब है वहां पे नेगेटिव हो और जो सरकारी लैब है वहां पर पॉजिटिव हो, ये दोनों में हो सकता है। लेकिन ये जो टेस्ट की जो रिपोर्ट्स है प्राइवेट और सरकारी, उसमें तजाद पाया जा रहा है, यानी कि एक जगह से नेगेटिव आ जाता है और दूसरी जगह से पॉजिटिव आ जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल उठाया, तो इस पर डॉक्टर्स जो है वो मुफ्त डॉक्टर्स की ये राय है। डॉक्टर ये कहते हैं कि जी हम जो है वो इस मामले पर जो है ना वो 63% जो है वो जो टेस्ट PCR किया जाता है और नाक से जो किया जाता है उसका 63% चांसेस होते हैं कि उसकी एक्चुअल जो है वो टेस्ट रिपोर्ट हो, और 37% ये होते हैं कि वो फेक भी हो सकता है। तो एक तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि एक टेस्ट कोरोना का अगर आप करवा लेते हैं तो उसके ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते, दूसरा करवा लेते हैं तो उसके ऊपर भी आप रिलाय नहीं कर सकते, तीसरा करवा लेते हैं तो उसके ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर 2 या 3 टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं तो उसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि कोरोना हो सकता है। कोरोना जो एक वबा है उसका, इससे वो जायजा लेंगे, वो क्लिनिकली मरीज को देखेंगे और उस मरीज की जो चेस्ट एक्सरे करवाते हैं और उसकी कुछ इलामात देखते हैं, उसके बाद जो है वो ये कहते हैं कि ये कोरोना मरीज है या नहीं। मतलब ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को कि अगर आपके 2 टेस्ट भी नेगेटिव आ जाते हैं तो आप समझते हैं कि आप कोरोना नेगेटिव है, तो ऐसा नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक 16 साल मरीज इस वक्त जिन्ना अस्पताल के ICU में यंग नौजवान जेर इलाज है और उसके 2 कोरोना के नेगेटिव टेस्ट आ चुके हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कोरोना नेगेटिव नहीं है, ये कोरोना ही है। तो ये एक बहुत बड़ा जो सवाल है इस वक्त जो लैब के ऊपर जो उठ रहा है कि जो सरकारी लैब या प्राइवेट लैब है उनकी जो एक ही दिन में अगर मुफ्त टेस्ट करवाएं तो एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव है, तो ये इसके ऊपर जो वो शहरी काफी हद तक परेशान है। लेकिन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये 63% जो है वो चांसेस होते हैं कि ये आपके एक्चुअल रिपोर्ट दे और 37% फेक भी हो सकती है। तो इसके ऊपर ये मैंने आज एक खबर भी दी है और इस तरह के मुताबिक केस है। तो शहरी जो है इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है कि हम क्या करें। हमें बुखार होता है, अगर गला खराब होता है तो हम कोरोना करवाएं, अगर 1 करवा लें या 2 करवा लें या 3 करवाएं, तो फिर भी डॉक्टर ये कहते हैं कि वो चेस्ट एक्सरे करते हैं, अगर उसमें अलामात हैं, उसको सांस का मसला है और अगर उनकी रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आ गई है लेकिन उसको सांस का मसला है, गला खराब है, सांस रुकता है, और जो उनके चेस्ट एक्सरे अगर किया जाए तो और उसके जो फेफड़े अगर वो मुतासर हुए हों तो डॉक्टर्स के मुताबिक वो कोरोना ही है। तो ये एक बड़ा मामला है कि हम टेस्ट भी अगर करवा लेते हैं तो इसके बावजूद डॉक्टर्स के मुताबिक वो कोरोना मरीज है। तो इसके ऊपर जो है वो टेस्ट की बात करें, लेकिन अगर आम आवाम के अंदर ना एक तासुर ये भी पाया जाता है कि अगर आपने ऑथेंटिक टेस्ट कराना है तो आप ज्यादातर प्रेफर करते हैं किसी प्राइवेट लैब को। ऐसे ही अगर आप बात कीजिए सरकारी लैब्स की, तो वहां पर टेस्ट कराने के बाद भी हम रिलाय करते हैं या ज्यादा चांसेस होते हैं इस चीज के कि हम किसी प्राइवेट लैब से कराएं। अब प्राइवेट लैब्स जो है उनके रेट काफी मुख्तलिफ भी हैं और काफी ज्यादा भी हैं, वो ज्यादा चार्ज भी करते हैं। इस हवाले से CM ने आज एक्शन भी लिया है और इस बात को देखा है कि कितना ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। रेट को मैनेज करने के लिए मजीद क्या पेशरफ्त हो सकती है इसमें? सोहर रेट्स जो है वो एक जो अगर प्राइवेट लैब से आप करवाते हैं तो 8,500 रुपए, अगर आपको 2 करवाने पड़ते हैं तो 16-17 हज़ार लगता है। तो इंतहाई महंगे रेट्स हैं। इसके ऊपर जो है वो मुफ्त डॉक्टर्स हमें बता चुके हैं कि जो एक्चुअल खर्चा है इसके ऊपर 2200 रुपए आता है। अगर 2200 रुपए 2200 खर्चा अगर आता है तो फिर ये इतने महंगे टेस्ट क्यों किए जाते हैं? मैं आपको ये बता दूं कि ये तो प्राइवेट लैब की बात, अगर सरकारी लैब की बात कर ले तो आज भी जो है वो सरकारी लैब के ऊपर इतना प्रेशर है कि
तकरीबन 10 से 12 हजार जो है वो सैंपल वहां पर पड़े हुए हैं और उन सैंपल का कुछ ठीक। पता नहीं कि उनके टेस्ट कब होंगे, बस वो सैंपल ले लिया ठीक, जाता है ठीक। और 8 से 10 दिन उसकी रिपोर्ट नहीं आती जब तक आपकी तो सिफारिश हमें नहीं हम है। किसी पर फिलहाल रिलाय नहीं कर सकते। डॉक्टर ब्रशफ मेरे भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, कंक्लूड सिर्फ इस तरह से करते हैं कि आप और हम जो चीज़ कर सकते हैं, जो हमारे इख्तियार में है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप और मैं एहतियात करें। अपने मेज़बान सुहाग अफजल को दीजिए इजाज़त, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।